ओके बच्चों, मैं आप लोगों को उस हॉस्पिटल का बता रही थी कि फिर उनकी मतलब मेंटल हेल्थ पे काम करने के बाद ऑब्वियसली उनके डिप्रेशन को, एंजाइटी या स्ट्रेस के सिम्टम्स को या डिफरेंट और सिम्टम्स को जो भी हो सकता है वो इससे भी ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स के साथ उनके पास आती हूँ। उन पे काम करने के बाद फिर उन्हें कोई ना कोई ट्रेनिंग देते हैं और उनके पास कोई ना कोई हुनर तो पहले ही होता है, क्योंकि आपको पता है कि गाँव में लोग जो हैं वो बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं। अगर आप में से अगर कोई किसी गाँव से आता होगा तो उसको आपसे ज़्यादा बहुत से काम आते होंगे। हो सकता है उसे स्टिचिंग भी बहुत अच्छी आती हो, उसे खाना पकाना बहुत अच्छा आता हो, उसे एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी आती हो, या डिफरेंट और काम भी हो सकते हैं जो कि आप अच्छे से कर सकते हैं। और उन कामों की ट्रेनिंग देने के बाद बाकायदा वो उन्हें मतलब कि वो काम फिर प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे अब आप देख लें कि फेमिनिस्ट थेरेपी के जो सारे गोल्स हैं, तो उसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके सामने कि वो वन बाय वन हर गोल को अचीव कर रहे होते हैं। एम्पावरमेंट भी हो रही है वहाँ पे, बॉडी शेमिंग से भी सारा कुछ खत्म हो रहा है उनका। और उसके बाद फिर उनके जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उनका काम खत्म हो रहा है। फिर उसके बाद वो चेंज को जो उनकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं, उनकी सेल्फ स्टीम को और सेल्फ नर्चरेंस को बढ़ा रहे हैं, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग, हर काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जा रहे होते हैं और कर रहे हो। अब यहाँ तक तो थे बच्चों हमारे, आप ये कह लें कि कुछ एनालिसिस जो हम लोगों ने किए थे, और सॉरी कुछ टेक्निक गोल्स जो थे वो पढ़े थे। अब गोल्स को तो पढ़ लिया है, गोल्स को पढ़ने के बाद अब हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोग एक्चुअली किन किन टेक्निक्स में यूज कर सकते हैं। अब टेक्निक से पहले अगर हम लोग ये पढ़ें कि फेमिनिस्ट थेरेपी में हम लोग अगर किन किन असेसमेंट इशू को लोगों ने फेस किया होगा। तो सबसे पहले जब फेमिनिस्ट थेरेपी पे लोगों ने काम करना स्टार्ट किया था या इसके हक में बात करना स्टार्ट हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता लोग इसकी तरफ आना स्टार्ट हुए थे, तो सबसे पहला उनका क्रिटिसिज्म तो डीएसएम पे था। उनका क्रिटिसिज्म मतलब जब डीएसएम 4 था बच्चों, और उनका क्रिटिसिज्म ये था कि एक्चुअली ये जो डीएसएम है ये क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके बनाने में, इसके काम करने में जस्ट जो है वो पार्टिसिपेट किया सिर्फ मेल्स ने। और मेल्स के पार्टिसिपेट करने की वजह से अब उन्होंने कहीं न कहीं यहाँ पे फीमेल्स की एक कैटेगरी को टोटली इग्नोर किया हुआ है, या उन पे उनकी बहुत से डिसऑर्डर्स पे तवज्जो ही नहीं दी गई। तो सबसे पहले तो उन्होंने इस पे किया था और ये कहा था कि एक्चुअली जितना भी डीएसएम बढ़ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, आप वहाँ पे लोगों को काम करने के लिए लेकर आ रहे हैं या उनकी कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, तो उसमें आप कहीं न कहीं साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं और आप बहुत से और पर्सपेक्टिव को टोटली इग्नोर कर रहे हैं, जिसमें फेमिनिस्ट थेरेपी या उनसे रिलेटेड चीजें तो ले ही नहीं आ रहे। जैसे उन्होंने कहा, आप चाइल्ड अब्यूज पे काम नहीं कर रहे, आप फीमेल्स के सेक्सुअल हैरेसमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं, आप उनके रेप केसेस पे काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ में फिर उन्हें ऐसा लगा कि हम एक्चुअली मतलब वहाँ पे ओब्वियसली वो डीएसएम को तो चेंज नहीं कर सकते थे, ये डीएसएम के अंदर चेंजेस अगर लानी भी थी वो थोड़ी देर लगती थी, लेकिन उन्होंने एक्चुअली फीमेल्स की, आप ये कह लेंगे एक मेजरमेंट के लिए एक स्केल बनाया था जिसे उन्होंने नेम दिया था सीपीएसएस मॉडल। अब सीपीएसएस मॉडल एक्चुअली फोर फंक्शनिंग, या आप ये कह लें कि एक पर्सन की लाइफ के फोर एस्पेक्ट्स को वो करता था डील। जिसमें फर्स्ट वन था कॉन्टेक्स्ट, कि आप किस सिनेरियो में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी फैमिली कैसी है, आप किन किन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप किन किन एनवायरमेंटल चेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, आपको इकोनॉमिकल इश्यूज क्या हैं, आपकी आपका घर का कल्चर कैसा है, फैमिली का कल्चर कैसा है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद नेक्स्ट है लाइफ फेज, कि आपकी लाइफ की फेजेस, बचपन में आप कैसे थे, चाइल्डहुड कैसा गुजरा है, चाइल्डहुड में आपको किसी आप ये कह लेंगे फीमेल से रिलेटेड मतलब कि चाइल्ड अब्यूज का सामना तो नहीं करना पड़ा, आपकी एजुकेशन पे तवज्जो दी गई है, ये तो नहीं है कि आपको लड़की होने की वजह से सिर्फ उस बात से इग्नोर कर दिया गया है। या उसके बाद फिर आपकी एडल्टहुड पे काम करना स्टार्ट किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता एडोलेसेंस पे काम स्टार्ट किया, यानी कि लाइफ फेजेस पे फिर वो काम करते थे कि जहाँ पे जिस फेज पे जाके हमें प्रॉब्लम नजर आएगी तो हमें उस फेज को पे पहले काम करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें आगे जाना पड़ेगा। और थर्ड वन है कंस्ट्रक्टिव स्टेज। अब कंस्ट्रक्टिव स्टेज क्या करती थी, अब आप लाइफ फेज पे आप आ रहे हैं, लाइफ फेज आपको कोई ना कोई, चलें आपको इशू बता देती है या कोई ना कोई स्ट्रेसर बताती है जो कि फलां टाइम पे इस पर्सन ने फील किया था। तो अब जो कंस्ट्रक्टिव फेज है, कंस्ट्रक्टिव फेज में एक्चुअली आप उस होल को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि वो एक सुराख या वो एक कमी जो उस टाइम पे रह गई थी, आप उस कमी को खत्म करने के लिए भी कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव वेज यूज कर रहे होते हैं। फिर जितने ज्यादा आपके कंस्ट्रक्टिव वेज मतलब आप ये कह लें कि अच्छे से काम करना स्टार्ट हो जाते हैं, उतनी ही ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज आ जाता है।
आप एक पर्सन का नया पर्सनैलिटी स्टाइल बना देते हैं। आप उसे बताते हैं कि वो अब एक कैसा पर्सन है। आप उसकी सेल्फ स्टीम को ग्रो कर रहे हैं, आप उसके अंदर की स्ट्रेंथन को बाहर निकाल रहे हैं, आप उसकी सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप करना स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे फिर उन्होंने इन 4 केसेस पे कि आप अगर किसी फीमेल थेरेपिस्ट या आप किसी फीमेल क्लाइंट को देख रहे हैं, तो पहले आप उन 4 चीज़ों पे फोकस करें। और ऑब्वियसली बच्चों, जब हम लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो ड्यूरिंग इंटरव्यू हम इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। जब हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू हम सिर्फ फीमेल्स की इन सारी चीज़ों को नहीं देख रहे, बल्कि हमारा ध्यान तब मेल्स के साथ भी ऐसा ही होता है। हम मेल्स की लाइफ फेजेस को भी देख रहे होते हैं। आप अपने हिस्ट्री के लेसन हिस्ट्री में क्या करते हैं आप उसकी बर्थ से रिलेटेड उससे बातें पूछ रहे होते हैं कि घर में चलें अगर आपने कोई बातें सुनी है तो उससे रिलेटेड बताएं। फिर आप उसे बचपन के स्कूल लाइफ के बारे में पूछ रहे होते हैं, फिर आप उसे बचपन में बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें इस तरह से मर्ज होती हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद बच्चों, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जिस पे हमने पहले भी बहुत ज़्यादा बात की है कि एक्चुअली थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में क्या था, कि कहा जाता था कि क्योंकि पहले जो थेरापिस्ट थे उनका रिलेशनशिप फीमेल क्लाइंट के साथ अच्छा नहीं होता था, या वो उनको अच्छी तरह से डील नहीं करते थे, और बाज़ औक़ात जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के बहुत से केसेस का सामना करना पड़ा था फीमेल्स को, या इस तरह के बहुत से और मसले मसाइल देखने पड़े थे। तो इस ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि कहा गया था कि हम लोग एक फेमिनिस्ट थेरेपी को या एक नई थेरेपी को इंट्रोड्यूस करें। तो ऑब्वियसली फिर अब ये देखा गया था कि कुछ एथिकल कंसिडरेशंस बना दी गई थी उनके लिए, कि आप एक्चुअली उन एथिकल कंसिडरेशंस को देखें, उनको चेक करें कि क्या ये एथिकल कंसिडरेशंस ठीक से काम कर रही हैं, सही से काम कर रही हैं, लेकर आ रही हैं। अगर वो एथिकल कंसिडरेशंस ठीक से काम कर रही हैं तो इट मीन्स आप एक अच्छी चीज को लेकर चल रहे हैं, और अगर वो नहीं कर रही हैं तो इट मीन्स कि आप एक अच्छी चीज को लेकर नहीं चल रहे हैं, और आप ये कह लें कि खराब चीजों को लेकर चल रहे हैं। और या आप ये कह लें कि अगर आपका क्लाइंट का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो रिलेशनशिप अच्छा ना होने से क्या होगा बच्चों, ऑब्वियसली आप एक चीज को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या उसको वैसे नहीं देख पाएंगे। बच्चों समझ आ रही है? यस मैम। तुम लोग सारे सो क्यों जाते हो? तो मैम हम जाग रहे हैं। दानियाल आप तो मुझे पता जाग रहे हैं। मैम ये जाग रहा है गोराफोबिया में चीजें जमा कराने वाला। अच्छा तंग करे, उसने वैसे ही कह दिया था। अच्छा बच्चों, अब हम लोग कुछ टेक्निक्स देख लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं सब लोगों ने एक दूसरे के साथ मिल मिला के उन्हें लगा था कि एक्चुअली ये जो फलां टेक्निक्स हैं ये हमारी थेरेपी की टेक्निक्स हैं और हमें इन टेक्निक्स पे अच्छे से काम करना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम फीमेल थेरेपी की टेक्निक्स को देते हैं तो वो पहले तो 3 अप्रोचेस पे काम करते हैं। सबसे पहले जहाँ पे भी आप जाएंगे तो वो सबसे पहले यही देखेंगे कि जी आप उनके कल्चरल कंटेक्स्ट को लेकर आए, यानी कि कल्चरल एनालिसिस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है कि आपका कल्चरल एनालिसिस जितना ज्यादा अच्छा होगा, जिसके बारे में हम अच्छी तरह से पहले इतनी बार पढ़ भी चुके हैं। अब कल्चरल एनालिसिस में आप सिर्फ ये ना देखें बच्चों कि आप सिर्फ कंट्री के कल्चर को लेकर आएंगे, आप उसकी फैमिली का कल्चर भी देखेंगे, आप उसके घर वालों का कल्चर भी देखेंगे। आप अगर वो किसी जगह पे जॉब कर रहा है, पढ़ रहा है, स्टूडेंट है या कुछ भी, आप उस कल्चर को भी एक दफा जाके एग्जामिन करेंगे, क्योंकि ये सारे कल्चर आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। हो सकता है किसी एक टाइप पे या किसी एक बात पे या किसी एक जगह पे जाके उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। जब आप उस कल्चरल एनालिसिस को ले लेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्लाइंट है ये एक्चुअली फलां स्टेज पे या इस चीज पे जाके प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वो रिलीजन से रिलेटेड हो सकती है, आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकती है, आपकी ट्रेडिशन से रिलेटेड हो सकती है, आपके जॉब से रिलेटेड हो सकती है। अब हमने क्या करना है, यानी कि कल्चरल इंटरवेंशन लेकर आए कि आहिस्ता आहिस्ता उस पर्सन को एक नए कल्चर की तरफ, क्योंकि अब कल्चर तो उसका चेंज हो गया, अब इस नए कल्चर में एक्चुअली उसको किस तरह से अडेप्ट करवाना है, उसको किस तरह से उस नए कल्चर के अकॉर्डिंग चेंजेस करवानी है, उसको किस तरह से ये बात सिखानी है कि अब ये नया कल्चर है, अब आपने इसी कल्चर के अकॉर्डिंग रहना है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर उस कल्चर के अकॉर्डिंग क्या क्या सजेशन देंगी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम वहाँ पे उन सोशल इश्यूज की तरफ देख रहे होते हैं, आप उसकी चीज़ों को चेंज करवाने की तरफ देख रहे होते हैं। जैसे कि उस दिन अगर हम आमना वाला केस ही लें, अब उनका जो हो सकता है जो उसके पेरेंट्स के घर का कल्चर था वो टोटली अलग था, उन चीज़ों को अलग तरह से फेस करती थी, अब वो एक नए कल्चर में आ गई है। तो अब हमें नए कल्चर के अकॉर्डिंग उनको चेंज करवाना है, तो हम उसको चेंज किस तरह से करवा रहे थे, हम उसको ये कह रहे थे कि वो अपनी ही स्ट्रेंथ पे काम करे और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करके अपने आप को ज्यादा मजबूत करे, क्योंकि वो नए कल्चर में जाके आप एक नए कल्चर को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। आपको खुद को एक्चुअली उस कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज या अडेप्ट करना होता है।
अब यहाँ पे बुक में एक्चुअली एक एग्जांपल दी हुई है बच्चों। अब बुक की एग्जांपल कौन पढ़ेगा? चलें 1 मिनट बच्चों, मैं बुक में से देखती हूँ, बुक की स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर आप जरा उधर से देखिए और पढ़िए और मुझे बताइए। जी बच्चों, अब आपके सामने अब आपको एक केस नजर आ रहा है जो कि 20 इयर्स ओल्ड एक मुस्लिम वमन है जो कि सोमालिया से रिफ्यूजी थी और वो अमेरिकन या नॉर्थ सॉरी ऑस्ट्रेलिया जाती हैं और वहाँ पे उनको डिफरेंट डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है, चीज़ों को अलग अलग तरह से देखना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे अब हमने देखना है कि कल्चरल इंटरवेंशन उसने किस तरह से की। अब कौन पढ़ेगा इसको? जी दानियाल, आप पढ़ना स्टार्ट करें। Mr. M is 28-year-old Muslim woman who fled Somalia with her 8-year-old son after witnessing her husband being killed by an armed gang. Her sister also was killed and her sister's husband was missing, leaving her to care for the sister's 4 children. After living in a refugee camp for 2 years, Mr. M was resettled in Australia. She was reassigned from a male counselor to a female counselor, in part because Mr. and Miss M had difficult opening up to a strange male from a different culture. In अब telling her नीचे story, पढ़े in telling her story, Mr. M revealed that she had been raped in the camp by a person in charge जी एंड कुड नॉट डिस्क्लोज। क्या हुआ दानियाल? मुझे लगता है उसका नेट का इशू तो नहीं हो गया। चलें आयशा, आगे आप पढ़ें। ओके मैम। मैम कहाँ से छोड़ा है उसने? In telling her story, Miss M revealed that she had been raped in the camp by a person. मैम मुझे लास्ट पैराग्राफ स्टार्ट से। जी जी बच्चों, ये जो लास्ट पैराग्राफ नहीं नजर आ रहा है, अच्छा वो मैम मिल छोटा गया करके मिल लिखा गया है। मिल गया। जी जी। In telling her story, Mr. M revealed that she had been raped in the camp by a person in charge and could not disclose it to anyone, as he had threatened to stop her resettlement if she were to tell anyone. She had not had the opportunity to debrief with anyone and felt extremely dirty and unclean. This related to her cultural understanding of morality and sex out of wedlock. She also felt that she was somehow to blame for this. Her belief that she was dirty was reinforced by arriving in a hostile environment where she was confronted with overt racism as a black woman in a predominantly white environment. Further, the sport group was constantly forcing Miss M to learn English, to assimilate, and to convert to Christianity. This was a source of tension and further fear for Miss M. She felt unsafe and respond through withdrawal, retreat, and a diminished will to live. मैम आगे भी बच्चों 1 मिनट, अब यहाँ पे उन्होंने जो स्टोरी बताई है वो एक ऐसी फीमेल की बताई है जो कि मुस्लिम है और एक ऐसे कल्चर से आई है जो कि मुस्लिम कल्चर था। वहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं या वहाँ की जो टीचिंग्स हैं मोरालिटी के बारे में वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कि वो जिस कल्चर में मतलब एक वाइट कल्चर में आएगी। वहाँ पे वाइट कल्चर में उसके साथ मतलब जो भी मिसहैप हुआ है, हो सकता है उस कल्चर के अकॉर्डिंग वो इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसकी मोरालिटी के लेसन या उसके कल्चर के अकॉर्डिंग जो उसने चीजें सीखी हैं वो टोटली डिफरेंट थी। और इससे पहले इसी वजह से उसका काउंसलर भी चेंज करना पड़ा कि वो एक मेल काउंसलर के साथ कंफर्टेबल नहीं थी, वो उसको ठीक तरह से बात बता नहीं पा रही थी, उसके साथ अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर पा रही थी। तो फीमेल क्लाइंट के साथ उसको वो सब कुछ चीजें डिस्कस करने में इतना ज्यादा मसला नहीं हुआ। अब जरा नीचे पढ़े ताकि आपको पता चले कि उसने कैसे उसको इंटरवेंशन दी थी। Okay, ma'am. In helping Miss M, the counselor needed to understand being a woman in the Somalian culture, examining the interaction between the individual and the culture. The counselor gathered factual information about Somalia and its history. Because Miss M was careful about trusting the counselor, being empathetic with Miss M,
M's situation was received slowly. After a year, Miss M was able to stop her panic attacks and be able to better tend to the problem in her family. She also became more interested in events going on in her daily life. The counselor was culturally empathetic. She examined issues such as how reality is understood in Somalian cultures as dualistic or holistic. She grasped how Miss M viewed others such as elders and men were also understood by the counselor. The counselor used a feminist counseling strategy to help Miss M see that the rape was not her fault and she was not dirty. She helped Miss M use other sport network besides a church-based charity. In 2 years, Miss M was able to develop proficiency in English and enroll in a university engineering program. Knowledge of Miss M's culture helped the counselor intervene to slowly assist Miss M with her difficulties. अच्छा बच्चों, अब आपको यहाँ पे बताने का ये मकसद ये था कि जब हम किसी भी क्लाइंट को देख रहे होते हैं, चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, मतलब ये एक ब्रॉड कल्चर की एग्जांपल थी, लेकिन आपको ये कल्चर होम टू होम भी देखने पड़ेंगे। आप जब तक अपने क्लाइंट के प्रीवियस कल्चर से मतलब आपकी कोई जान पहचान नहीं हो पाएगी, आप उसके बारे में आपके पास कोई नो हाउ नहीं होगी, तब तक आप अपने क्लाइंट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते। अब देखें, उसको उस कल्चर की थोड़ी बहुत मतलब उसने सीखा, उसके बारे में जानना स्टार्ट किया, तो आहिस्ता आहिस्ता उसने उस कल्चर के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करना शुरू किया। उस कल्चर के आहिस्ता आहिस्ता फिर वो नए कल्चर में अडेप्ट होना स्टार्ट हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मतलब हो सकता है कि उसकी जो काउंसलर हैं वो उसे डिफरेंट जगहों पे खुद अपने साथ लेकर जाती हैं स्टार्ट में, कि आहिस्ता आहिस्ता उसका जो, क्योंकि वो भी एक फीमेल थी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका ये डर कि ये कल्चर फीमेल्स के लिए अच्छा नहीं है या इस कल्चर में फीमेल्स के साथ कोई भी किसी भी तरह का सलूक कर सकता है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना स्टार्ट हो। फिर उसे ये सिखाया गया कि चलें, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगी तो इंग्लिश सीखना कोई गलत बात नहीं है। फिर उन्होंने उसको डिफरेंट सपोर्ट सिस्टम है कि अगर आप एक चैरिटी का प्रोग्राम कर रही हैं तो वो चैरिटी का प्रोग्राम जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मुस्लिम्स के लिए करें। हाँ, आप मुस्लिम्स के लिए भी करें, लेकिन जब आप वाकई इस काबिल हो जाएं। लेकिन अब आप एक रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, तो वहां पे अगर आपको वो ज्यादातर किन जगहों पर लेकर जाएंगे, ओब्वियसली क्रिश्चियनिटी के चर्चेज में लेकर जाएंगे, तो चलें आप उस चैरिटी के लिए भी काम करें, एटलीस्ट आप काम अच्छा करेंगे। लेकिन अच्छा काम करने या उनके लिए कुछ करने से आप क्रिश्चियन नहीं हो जाएंगे। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उनके बिलीव्स को चेंज करना स्टार्ट किया। अच्छा बच्चों, मेरी अब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आपको इसमें से कहीं पे भी कोई चीज ना समझ आए तो वो हम इंशाल्लाह ताला कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों? ओके मैम। ओके मैम। मैम सिलेबस में बता दीजिएगा कल। मैम पेपर होने हैं कि नहीं? कुछ नहीं पता बच्चों, मुझे तो कल पता चल जाएगा। फिर मैं कल नहीं, मतलब जब भी पता चल जाएगा मैं आपको बता दूंगी। ओके मैम। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। तुम आ गए हो अब?